everyone, this is Ashama Shukla and today we are going to talk about history of Indian banking system. Now banking के aspirants especially उन लोगों के लिए बहुत important section होता है जिसके अंदर basically किस तरीके से banking system इंडिया में establish हुआ, किस तरीके से बना और उसके बाद उसकी हिस्ट्री क्या रही है, प्रेजेंट डे जो हम बैंकिंग सिस्टम देखते हैं उसकी हिस्ट्री क्या रही है, इतिहास में वो कैसा रहा है या किस तरीके के डेवलपमेंट्स उसने देखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है फॉर ऑल दी बैंकिंग एस्पिरेंट्स स्पेशली। तो ये एक बेस माना जाता है और ये माना जाता है कि पता होना ही चाहिए बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हिस्ट्री ऑलवेज इंटरवीन्स। जैसे कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए हिस्ट्री होता है for of the country. Similarly, for banking aspirants in a particular part, banking system की history becomes a important segment. Right. तो इस वीडियो के अंदर I'm gonna tell you about the history of Indian banking system, किस तरीके से वो बना, किस तरीके से शुरू हुआ और अब जाके जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है वो तो मैक्सिमम ऑफ यू माइट बी अवेयर ऑफ, तो वो हम रेगुलर बेसिस पे कवर करते ही रहते हैं। राइट तो शुरुआत करते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम की हिस्ट्री हमारे लिए जानना जरूरी क्यों है, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम हिस्ट्री जान क्यों रहे हैं। व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर जो है ये देश के वित्तीय क्षेत्र का सबसे प्रमुख हिस्सा है। क्यों है? क्योंकि जितनी भी फंडिंग हो रही है गवर्नमेंट के में उसका 70% फंड जो है वो बैंक के रास्ते से होके गुजरता है। ठीक, तो बैंकिंग सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो वित्तीय क्षेत्र के माध्यम से बह रहा है हमारा फंडिंग सेक्शन, वो सारा धन का कुछ कुल 70% बैंकिंग सेक्टर को इन्वॉल्व करता है। And that is why banking sector is one of the most important sectors to know about out of all the others. Right? Now, अब हम बैंकिंग पढ़ते कैसे हैं? What is the major pointers that we study about in banking? Now, इंडिया का अगर बैंकिंग सिस्टम देखें तो पहली बात, बैंक ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस के बाद में 1947 के बाद जब इंडिया फ्री हुआ उसके बाद हमने शुरू किया एस्टैब्लिश करना। नहीं, बैंकिंग सिस्टम इंडिया के अंदर ब्रिटिश या अंग्रेज जब थे उन्होंने ही एस्टैब्लिश करके दिया था। ये एक तरीके से हमने ब्रिटिशर्स की देन है। अगर वो नहीं होते तो मे बी इट वुड हैव टेकन अ लॉन्गर टाइम, और लंबा टाइम लगता, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स वगैरह जो होते थे उस टाइम पे वो ज्यादा प्रोमिनेंट रहते। लेकिन इट इज ऑल ड्यू टू द ब्रिटिश एरा। इट इज वन ऑफ द गिफ्ट्स। जैसे कहते हैं कि ब्रिटिश या अंग्रेज जब भारत में आए तो वो लोग सिर्फ रूल करके नहीं गए हैं, वो एक इंडिया का बेस बना के गए हैं। राइट, जो हम प्रेजेंट इंडिया देखते हैं उसका कहीं ना कहीं बेस जो है वो ब्रिटिश टाइम से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों के जो लॉज थे, रूल्स थे, चीजें थी, उनसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सो बैंकिंग सेक्टर इज वन ऑफ दोज। बैंकिंग सेक्टर उनमें से एक है जो हमारे लिए एक मतलब अंग्रेजों के का एक देन है, अंग्रेजों के डेवलपमेंट्स का एक रिजल्ट है। राइट, तो बैंकिंग सिस्टम दो फेज में है इंडिया का। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बैंकिंग फेज हम बेसिकली देखते हैं दो फेज। जस्ट अ मिनट। सो अगर हम बैंकिंग सेक्टर को ओवरऑल देख रहे हैं तो हम दो फेज देखते हैं इसके अंदर। एक प्री इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले वाला। इंडिपेंडेंस से पहले वाला यानी कि जब ब्रिटिश रूल था। ठीक, और दूसरा कौन सा आता है? पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर कौन सा आता है? पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर यानी कि 1947 के बाद जो डेवलपमेंट्स रहे हैं इंडिया में वो पोस्ट इंडिपेंडेंस में आते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर की हिस्ट्री हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक इंडिपेंडेंस से पहले, एक इंडिपेंडेंस के बाद, फॉर ऑब्वियस रीजंस। नाउ इसके अंदर भी जब हम स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के चरण पढ़ते हैं तो पूर्व कौन सा है? शुरू कब होता है? प्री इंडिपेंडेंस फेज 1786 से शुरू होता है 1947 तक, और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो 1947 से जो अभी तक चल रहा है वो सारा पोस्ट इंडिपेंडेंस है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी तीन पार्ट हैं। कौन से तीन पार्ट है? प्री नेशनलाइजेशन, पोस्ट नेशनलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। तीन फेज है। नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, तो 1969 से पहले का टाइम, तो 1947 से
1969 का जो फेज रहा वो फेज तो रहा हमारा प्री नेशनलाइजेशन। फिर 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ, नेशनलाइजेशन के बाद 69 से 91 में फिर लिबरलाइजेशन हुआ। लिबरलाइजेशन को हिंदी स्टूडेंट्स के लिए उदारीकरण हुआ। तो उदारीकरण आया वो 1991 में आया। 91 के टाइम पे एट द टाइम ऑफ आई थिंक मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लिबरलाइजेशन। और उस टाइम से और अभी तक जो चल रहा है वो लिबरलाइजेशन का पीरियड चल रहा है, उदारीकरण का पीरियड चल रहा है, क्योंकि नेशनलाइजेशन अब बंद हो गया है। ठीक, तो अब ये जो हमने फेजेस पढ़े हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। टाइमलाइन क्या है, हमारे लिए पूरा हिस्ट्री, हमें कथा जाननी जरूरी नहीं है उसकी। हमारे लिए क्या जरूरी है, व्हाट वी नीड टू लुक थ्रू, इसकी हमारे पास टाइमलाइन में इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट ईयर कौन कौन से हैं। सो ऑल द इंपॉर्टेंट ईयर्स दे आर अ मेजर पार्ट फॉर द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, राइट। तो हमें ये नहीं देखना है कि भाई कैसे एस्टैब्लिश हुआ, किसने एस्टैब्लिश किया, कौन कौन हुआ, नहीं। वी नीड टू लुक एट कि कौन से ईयर में कौन सा बैंक बना, या किसने, या ये बैंक क्यों इंपॉर्टेंट था, या अभी तक ये क्यों चल रहा है, कैसे रुक गया, क्यों बंद हुआ। वो सब चीजों में से वी नीड टू सॉर्ट आउट आवर प्रायोरिटीज। तो हम प्रायोरिटीज सॉर्ट आउट करके आप लोगों को बता रहे हैं। पहले शुरू करते हैं प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहला बैंक कौन सा था? 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड। द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज इन 1770 और ये बना था कैलकाटा के अंदर। तो उस टाइम पे कैपिटल, ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी कैलकाटा, और कैलकाटा में 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड। पर ये बैंक 1832 में बंद हो गया बिकॉज इट वाज नॉट वर्किंग एज इट शुड। विफल रहा ये, इट डिड नॉट वर्क एज पर द एक्सपेक्टेशन, और इसीलिए इट वाज शट डाउन। ठीक है, तो 1770 में बना और 1832 में बंद हो गया। ठीक है, नाउ इस फेज में, अब हम इस फेज की बात करते हैं। इस फेज में बहुत सारे हमें बैंक्स मिलेंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ बैंक्स व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड, सो वी विल हैव अ लुक एट दैट। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जब बना तो बैंकिंग सेक्टर को क्या मिला? एक पुश मिला कि हाँ, बैंक हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं अब, राइट। सो एक तरह से पुश मिल गया। ठीक, तो एक फाउंडेशन, जब कोई चीज शुरू हो जाती है तो शुरू होने के बाद इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग डेफिनेटली। तो बहुत सारे बैंक्स बने, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ऑल कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये सारे बैंक्स बने थे। बट लेटर ऑन द थ्री मेजर बैंक्स वर देयर। तो तीन प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, और इन प्रेसिडेंसी के तीन बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। तो तीनों प्रेसिडेंसी की तीन बैंक थे। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंडर द चार्टर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसे एस्टैब्लिश कर दिया। ठीक, तो ये तीन बैंक हैं, ये जो इम्पोर्टेंट टॉप 3 बैंक थे उस टाइम के, जो बाद में इंपीरियल बैंक भी बने। तो ये ही 3 बैंक थे। तो ये 3 बैंक को बाद में मर्ज कर दिया। तो व्हाट हैपेंड वाज कि पहले बैंक ऑफ बंगाल बंगाल प्रेसिडेंसी में, बैंक ऑफ मद्रास मद्रास प्रेसिडेंसी में, बैंक ऑफ बॉम्बे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। अब ये तीन जो थे, ये तीनों एक बैंक में मर्ज कर दिया गया, एंड दैट वाज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही है जो अब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो हम अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानते हैं, ये ब्रिटिश इंडिया टाइम का बैंक है, जब प्रेसिडेंसी का बैंक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टैब्लिश किया, राइट। तो विल स्टडी अबाउट इट, आगे वाली लाइन में आ जाएगा ये। सो आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड ओनली कि एसबीआई जो है ये अभी का बैंक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस के बाद का बैंक नहीं है, ये बैंक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक, तो 1955 में ये हुआ था कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। तो टाइमलाइन जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। तो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रख दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, और ये आज की डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक का सबसे बड़ा बैंक है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ मेजर बैंक्स जो हमने बाद में देखे, अभी ऑल कमर्शियल बैंक वगैरह देखा, ये सारे फेल क्यों हुए? ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 3 ही बैंक बन पाए, खड़े रह पाए? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन वर्क था। अब तो क्या है, टेक्नोलॉजी है, वी हैव कंप्यूटर सिस्टम्स, राइट। तो उस टाइम पे कंप्यूटर सिस्टम्स तो थे नहीं। तो व्हाट हैपेंड वाज दैट बैंक्स हैड टू शट डाउन, क्योंकि एरर इतनी ज्यादा हो रही थी, मेंटेन नहीं हो पा रहे थे रिकॉर्ड्स,
लोग अपॉइंट, मतलब उस टाइम पे एजुकेशन भी इतना कम था कि हर किसी को अपॉइंट भी नहीं कर सकते ना बैंक में वर्क करने के लिए. सो दीज वर अ फ्यू थिंग्स. बट व्हाट कम्स एज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि certain facts are there which are associated with it. कुछ facts हैं जो हमें इससे जानना बहुत जरूरी है. facts किस तरीके के? facts that are concerned with our point of view कि बैंक्स जो establish हुए उनमें से अभी तक कौन कौन से working हैं. Right, so we need to go through those as well before we move forward. So just give me 1 minute and we will move forward with that. What are the important pointers over here now? कौन कौन से important banks हैं वो जो हमें जानना जरूरी है? पहली बात है इलाहाबाद बैंक. इलाहाबाद बैंक इज एन इम्पोर्टेंट बैंक क्योंकि ये कब का बैंक है? 1865 का बैंक है. तो इलाहाबाद बैंक जो है ये 1865 का है और सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर बैंक है. ठीक है. अब ये अब जाके मर्ज हुआ है. इट हैज बीन मर्ज्ड इन 2020, राइट. अप्रैल में, या इट वाज मर्ज्ड इन 2019-20 में, मतलब 1920 में इट हैज बीन मर्ज्ड विद अनदर बैंक. नहीं तो ये कंप्लीटली इंडिविजुअल बैंक था, 1865 से चलता आ रहा था और अब जाके इंडियन बैंक में मर्ज हुआ है, राइट. अदरवाइज इट वाज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया. ठीक. तो इलाहाबाद बैंक से यू कैन एक्सपेक्ट अ फ्यू क्वेश्चंस. ठीक है. नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो बता चुके हैं 1955, दैट इज एन इम्पोर्टेंट वन. नाउ फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी का बैंक था ऑध कमर्शियल बैंक. सो ऑध अभी देखा था, ऑध कमर्शियल बैंक जो बाद में बंद भी हो गया था. इट डिड नॉट गो वेरी फार. ये 1881 में एस्टेब्लिश हुआ था तो ऑध कमर्शियल बैंक पहला बैंक था विद लिमिटेड लायबिलिटी. तो सबसे पहला लिमिटेड लायबिलिटी का जो बैंक था वो था ऑध कमर्शियल बैंक. फर्स्ट बैंक जो कंप्लीटली इंडियंस द्वारा मैनेज था दैट वाज पंजाब नेशनल बैंक. पीएनबी जो है, पंजाब नेशनल बैंक, ये लाहौर में एस्टेब्लिश हुआ था 1895 में और ये बैंक वाज द फर्स्ट बैंक जो कंप्लीटली इंडियंस ने एस्टेब्लिश किया था. ठीक है. तो ये वैसे लाहौर में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन व्हाट हैपेंड वाज कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे, बिफोर इंडिपेंडेंस, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, पीएनबी जो एस्टैब्लिशर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि ये बैंक पाकिस्तान में नहीं इंडिया में रहेगा, तो दे शिफ्टेड टू दिल्ली. तो पहले इसके हेडक्वार्टर लाहौर में होते थे. पहले का अगर कोई हेडक्वार्टर पूछता है तो अर्लियर इट वाज ऑफ लाहौर, बाद में ये शिफ्ट हुआ एंड देन इट मूव टू न्यू दिल्ली, राइट. नाउ ट्रूली स्वदेशी बैंक कौन सा था जो कंप्लीटली ओनर भी इंडियंस हैं, मैनेजर्स भी इंडियन हैं? तो कंप्लीटली स्वदेशी बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट वाज द फर्स्ट स्वदेशी बैंक और ये 1911 में एस्टैब्लिश हुआ. तो 1911 में एस्टैब्लिश होने वाला पहला कंप्लीटली ओन्ड एंड कंप्लीटली मैनेज्ड बाय इंडिया. इसके अलावा देन वी हैव यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो 1990 में महात्मा गांधी ने इनॉग्रेट किया. देन वी हैव अनदर थिंग व्हिच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड यू विल फाइंड अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स. वो कौन कौन से पॉइंटर्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई. दे कैन आस्क यू एट टाइम्स कि पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के. सो दैट वाज ऑसबॉर्न स्मिथ. ऑसबॉर्न स्मिथ पहले आरबीआई के गवर्नर थे. इसके बाद आता है फर्स्ट इंडियन गवर्नर. फर्स्ट इंडियन गवर्नर, पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? दैट वाज सी डी देशमुख, राइट. तो पहले गवर्नर वाज ऑसबॉर्न स्मिथ, सेकंड और फर्स्ट इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख थे, राइट. नाउ हम लोग अभी जानते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट में आपने देखा होगा एक टाइप होता है सेविंग्स अकाउंट सिस्टम, राइट. तो ये सेविंग्स अकाउंट सिस्टम बैंक्स में कब से आया था? सिंस व्हेन वाज दिस अ सिस्टम इन इंडिया? तो ये सिस्टम कब से हुआ था? 1833 में पहला सेविंग्स अकाउंट खुला था इंडिया में. तो फर्स्ट सेविंग सिस्टम जो था वो 1833 में था इन प्रेसिडेंसी बैंक. ठीक.
Next, another important pointer for pre-independence is the first Indian bank जिसने overseas branch बनाई, and that was बैंक ऑफ इंडिया. बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक है जिसकी फर्स्ट इंडियन बैंक जिसकी ओवरसीज ब्रांच थी. ये 1946 का टाइम का बात है. 1946 में इसकी ब्रांच लंदन में ओपन हुई एंड देयरफॉर फर्स्ट ओवरसीज ब्रांच जो है किसी भी इंडियन बैंक की वो थी बैंक ऑफ इंडिया की. ठीक. नाउ we'll move towards the post independence. प्री इंडिपेंडेंस में आई गेस ये इंपॉर्टेंट लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये सारे पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये हिस्ट्री से ही होते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. राइट. तो यू हैव इलाहाबाद बैंक, फर्स्ट लॉन्गेस्ट रनिंग करंट पब्लिक सेक्टर बैंक, फिर फर्स्ट पब्लिक सेक्टर, फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी बैंक, फिर फर्स्ट कंप्लीटली इंडियंस का बैंक, एक फर्स्ट स्वदेशी बैंक, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, पहला इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, सेविंग्स अकाउंट सबसे पहले कब खुला, और सबसे पहली ओवरसीज ब्रांच किस बैंक ने खोली थी इंडिया की. ठीक. यहाँ पे हमारा प्री इंडिपेंडेंस फेज तो खत्म हो गया, मेजर पोर्शन हम कवर कर चुके हैं हम इसमें. अब आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद और लिबरलाइजेशन से पहले क्या फेज चल रहा था, वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट दैट. तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे पूरा बैंकिंग सेक्टर एक प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम था. ठीक है. तो रूरल पॉपुलेशन को क्या था, रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे डिपेंडेंट थी, अब वो लैंडलॉर्ड्स पे डिपेंडेंट थी जो वहां पे जो होते हैं लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं, साहूकार जो होते हैं, उन पे कंप्लीटली डिपेंडेंट थे. राइट. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव ये थोड़ी है कि सिर्फ सिटीज को डेवलप करना है, उन्हें तो रूरल सेक्टर भी लेके चलना है, गांव भी साथ में लेके चलने हैं. तो ग्रामीण क्षेत्र को कैसे सपोर्ट करें. राइट. दैट वाज अ बिग क्वेश्चन एट दैट टाइम कि क्या किया जाए ऐसा कि ग्रामीण सेक्टर या रूरल सेक्टर है वो भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर कवर हो पाए. जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जन धन योजना शुरू हुई थी जिसके अंदर बैंक्स वर मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट बैंक्स बन रहे थे. वो भी क्या था, रूरल सेक्टर ही जोड़ने का. तो रूरल सेक्टर हम अभी भी जोड़ते जा रहे हैं, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, बट उस टाइम पे इट वाज अ मेजर रिक्वायरमेंट. तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की बात आई थी. सबसे पहले क्या हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया. सबसे पहले तो भाई बैंकों के लिए अधिनियम तो होना चाहिए ना कि बैंक रेगुलेट कैसे होंगे, कैसे चलेंगे. तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम बनाया गया था 1949 में. ठीक है. 47 में इंडिपेंडेंस मिली, 49 में बैंक्स के लिए हमने एक अधिनियम जारी कर दिया. ठीक. फिर 55 में, जैसे टाइमलाइन में बताया, 55 के अंदर नेशनलाइजेशन हुआ इंपीरियल बैंक का, और इंपीरियल बैंक को कन्वर्ट किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. ठीक. उसके बाद आई 1969 वाला मेजर फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन. तो फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन में 14 बैंक्स नेशनलाइज किए गए एंड उसके अंदर क्या लिमिट थी कि 50 करोड़ से ज्यादा का अगर टर्नओवर है किसी भी बैंक का तो वो नेशनलाइज हो सकता है. ठीक. तो व्हाट वाज द लिमिट कि 50 करोड़ अगर किसी बैंक का डिपॉजिट के पास डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा है तो वो फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन में नेशनलाइज हो जाएगा. तो 14 बैंक उस टाइम पे नेशनलाइज किए गए थे. ठीक. सो दे इंक्लूडेड इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा, महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक, यूबीआई, यूबी, यूसीओ, सिंडिकेट. ये सब बैंक्स फर्स्ट 14 बैंक्स के अंदर आती हैं जो नेशनलाइज हुई थी. ठीक. नाउ इंडियन बैंकिंग सिस्टम तो इससे डेवलप हुआ क्योंकि जब मर्ज होते हैं या जब नेशनलाइज होता है, नेशनलाइजेशन के अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने स्टेक्स खरीदे बैंक के. सिंपली क्या है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया तो वो नेशनलाइज हुआ. तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा तो बैंकिंग सेक्टर तो ग्रो करेगा, डेफिनेटली ग्रो किया. लेकिन रूरल सेक्टर अभी भी पीछे था. राइट. रूरल सेक्टर के लिए तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर. सो नरसिम्हन कमेटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन भी आएगा आपके लिए आगे. दैट इज नरसिम्हन कमेटी 1974 में बनाई गई और उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से उनका था कि रीजनल रूरल बैंक बनना चाहिए, आरआरबीज जिसे हम कहते हैं. तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनने चाहिए, ऐसा उनका प्रपोजल आया था कि
अगर रूरल सेक्टर को हमें इंक्लूड करना है हमारे बैंकिंग प्रोग्राम्स के अंदर, तो वी नीड टू हैव रूरल बैंक्स इन इंडिया, राइट। तो दिस वाज द टाइम व्हेन रूरल बैंक्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहा? देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज कि रूरल सेक्टर को जितना ज्यादा हो मेन लाइन से जोड़ना, मेन स्ट्रीम से जोड़ना, ठीक। तो इनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से 1975 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को ऑन 1975 आरआरबीज एस्टैब्लिश किए गए थे, राइट। सो 1974 में रिपोर्ट आई, 1975 में विद इन अ ईयर 2 अक्टूबर को आरआरबीज एस्टैब्लिश कर दिए गए, ठीक। नाउ so 1975 2nd of October RRBs were established, their objective to extend the amount of credit to rural section। तो उनके अंदर जो स्कीम्स है वो रूरल सेक्टर को देखते हुए ही बनाई जाती है। इसके बाद सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1980 के अंदर, 1980 के अंदर 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। और इसके अंदर क्या किया गया था? सेकेंड वेव ऑफ नेशनलाइजेशन, जैसे फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन के अंदर क्या हुआ था? दैट द लिमिट वाज कि 50 करोड़ से ज्यादा के डिपॉजिट्स होने चाहिए। नाउ आफ्टर दिस 6 बैंक्स नेशनलाइजेशन, टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स कितने हो गए? अब 20 नेशनलाइज्ड बैंक्स आर देयर नाउ, राइट। सो ओवरऑल नाउ देयर आर 20 नेशनलाइज्ड बैंक्स, ऑल्दो आगे मर्जर होते गए, घटते बढ़ते जाते ही हैं। सो in this second wave of nationalization, the target of priority sector lending was also raised to 40। priority sector जो लोन में lending में जाता है 40% तक उसे इंक्रीज कर दिया गया था। तो उधारीकरण भी बढ़ा दिया। अब नेशनलाइजेशन 2 फेज में हुआ। ऐसा क्या था नेशनलाइजेशन में कि एक फेज की जगह 2 फेज में हो गया? दैट इज और बैंक्स इंक्लूड करे। क्यों करे? पहली बात तो उनकी फंड्स बढ़ गए, ठीक है, धन में वृद्धि हो गई, और इसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो गई, आर्थिक स्थिति इंप्रूव हुई। आर्थिक स्थिति इंप्रूव बैंक की होगी तभी तो वो लोगों तक पहुंच जाएगा उसको। इकोनॉमी, जब बैंक के पास पैसा है तभी तो वो किसी को देगा, राइट। सो फंड्स इंक्रीज हुए जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन या आर्थिक स्थिति इंप्रूव हुई। साथ ही साथ फिर एफिशिएंसी या क्षमता में भी वृद्धि हुई, बिकॉज व्हेन फंड्स आर देयर इट विल एम्प्लॉय मोर पीपल, ब्रांचेस ज्यादा खुलेंगी, लोगों तक पहुंच बढ़ेगी। तो रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर भी एक हद तक इंप्रूव होगा, क्योंकि जब ब्रांचेस बनेंगी, बेटर स्कीम मिलेगा तो लोग जुड़ना चाहेंगे, दे आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व। और गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट का जो से है वो इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट बोल पाएगी कि हाँ ऐसी चीजें करनी जरूरी है, ऐसी स्कीम्स लाना जरूरी है, तो गवर्नमेंट का से बढ़ गया। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली, रोजगार बढ़ा। डेफिनेटली आज भी आप लोग आईबीपीएस के थ्रू अप्लाई करते हैं जब बैंकिंग सेक्टर में, तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया है, रोजगार दे रहा है वो आप लोगों को या हम लोगों को बेसिकली। और जो प्रॉफिट आया उससे लोगों के लिए बेटरमेंट हो गया। गवर्नमेंट ने को जो प्रॉफिट मिला बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने से, उससे लोगों को डेफिनेटली हेल्प मिली। कंपटीशन कम हुआ और वर्क एफिशिएंसी बढ़ गई। जब दूसरे बंदे से हम compete नहीं कर रहे हैं, हम पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए हैं, है ना, वी आर नेशनलाइज्ड बैंक, नाउ वी डोंट नीड टू compete विद अदर। दूसरे बैंक के साथ हमें कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है अब कि कैसे चलेगा ऐसे, या हमें अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने में लगे हुए हैं चाहे हम कुछ भी करें, राइट। तो दैट थिंग वो जो लेवल है वो बना रहा। कंपटीशन कंपैरेटिवली कम हुआ क्योंकि उनको पता है फंड आना है गवर्नमेंट से, राइट। गवर्नमेंट इज डेफिनेटली देयर, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो कंपटीशन कम हो गया कंपैरेटिवली, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में होता है कंपटीशन मेजरली। एंड वर्क एफिशिएंसी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स देने, अब हमें अपना पर्टिकुलर फायदा नहीं देखना है, हमें रिजल्ट देना है, राइट। So at this point, independence phase was led to major developments in banking sector। इस टाइम पे now banking sectors काफी हद तक improve हो गए, ठीक, because this nationalization had brought up a lot of things for us, ठीक। So with a lot of developments in this segment, after this independence, banking sector एक तरीके से evolve हुआ, right। तो इस evolution के बाद फिर आया liberalization period, ठीक है। इसके अंदर एक अलग तरीके की ग्रोथ हुई, क्योंकि इसके अंदर अब इकोनॉमिक पॉलिसीज का लिबरलाइजेशन हुआ। तो आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के साथ विकास बैंकों की प्रक्रिया में उल्लेखनीय वृद्धि देखने
को मिली। तो और सारी आर्थिक नीतियां बनी जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव किया जा सके। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक या पीएसबी इम्प्रूव करने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी एम नरसिम्हन राव के अंडर टू मैनेज द वेरियस रिफॉर्म्स इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, उस सब को देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नरसिम्हम राव के अंदर नरसिम्हम के अंदर एक कमिटी बनाई and this committee was formed for the betterment of या improvement of the banking sector of India. ठीक। So what happened in this segment now? इस segment के अंदर क्या देखने को मिला? What we got to see was that the biggest development was the introduction of private sector banks. अभी तक क्या थे? सिर्फ public sector banks were there. Now private sector banks were also introduced. 1991 के अंदर ये recommendations आए कि अब private sectors को लाना भी जरूरी हो गया है। तो जब ये जरूरी हुआ तो अगर किसी चीज को हम बैंकिंग सेक्टर में इंट्रोड्यूस करें तो आरबीआई को लाइसेंस तो देना पड़ेगा। जैसे अभी हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं, तो इसी तरीके से उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर वाज अ न्यू थिंग और प्राइवेट बैंक आ रहे हैं तो आरबीआई ने लाइसेंस दिया 10 नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को। और बैंक्स आए और ये 10 बैंक्स कौन से थे? दीज वर द इनिशियल सेट, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक ऑफ पंजाब, इंडसइंड, आईडीबीआई, टाइम्स बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। तो ये कुछ 10 प्राइवेट शुरू वाले 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जिनको शुरू में लाइसेंस दिया गया था बाय आरबीआई। ठीक है, ये कौन सा रेकमेंडेशन था? 1991 का रेकमेंडेशन था। इसके बाद एक रेकमेंडेशन 1998 के अंदर भी आया था जिसके अंदर और प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया। ठीक, तो उसके अंदर फिर कोटक महिंद्रा और यस बैंक भी आया। तो 1998 के अंदर 2 और बैंक आए, दैट वाज कोटक या कोटक महिंद्रा एंड यस बैंक। ठीक, एज पर द 1998 वन। ठीक, इसके अलावा फॉरेन बैंक्स की ब्रांचेस इंडिया में हो, विदेशी बैंकों की शाखाएं भारत में भी एस्टैब्लिश हो सकती हैं, ये दूसरा मेजर था जो इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे एचएसबीसी, अब लोग जानते हैं इसका, एचएसबीसी बैंक है, उसका भी ब्रांच इंडिया में भी है, इट हैज अ ब्रांच इन इंडिया, सिटी बैंक ब्रांच इन इंडिया आल्सो। सो फॉरेन बैंक्स भारत में शाखा स्थापित कर सकती हैं, दिस वाज आल्सो सेटअप। साथ ही साथ नेशनलाइजेशन अब बंद हो गया था, यानी कि अब और कोई बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं, इसके अलावा नहीं होगा। सो अब जो आपने देखा होगा, जो भी रिसेंट मेगा मर्जर हुआ था 14 बैंक्स का, उसके अंदर यही था कि किसी को नेशनलाइज नहीं किया, उनको मर्ज किया है। बीओबी वगैरह, बीओबी, विजय बैंक, देना बैंक, इनको मर्ज किया, तो मर्ज किया, पर नए बैंक किसी को नेशनलाइज नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि आईसीआईसीआई को प्राइवेट से उठा के पब्लिक बना दिया, नहीं, दे विल नॉट do it anymore. Committee also announced that RBI and government would treat both public and private bank equally. मतलब ऐसा नहीं है कि आरबीआई पार्शियलिटी करेगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक है तो उसे रूल्स ब्रेक करने दे रहा है लेकिन प्राइवेट को नहीं करने दे रहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रूल्स रिमेन सेम फॉर एवरीबडी। ठीक, तो रूल्स के अंदर it is going to be same for everybody, no one will be spared on that part. Any foreign bank could start venture with Indian bank. इंडियन बैंक के साथ मिलके कोई भी फॉरेन बैंक वेंचर शुरू कर सकता है। साथ ही साथ पेमेंट्स बैंक इंट्रोड्यूस हुआ हाल ही में, तो जैसे हम देखते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, तो इस तरीके के पेमेंट्स बैंक भी ओपन किए गए फॉर द बैंकिंग सेक्टर डेवलपमेंट। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अलाउ किए गए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इंडिया में ब्रांच सेट कर सकते हैं। A major part of Indian banking moved online, और डिजिटाइजेशन होने लग गया, डिजिटल पेमेंट्स अब आप लोग देखते हैं, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, एंड देन वी हैव वॉलेट पेमेंट, वी हैव यूपीआई पेमेंट, तो ये सारी डिजिटल बैंकिंग का तो एक अलग से वीडियो भी है डिजिटल पेमेंट्स का, तो वो सब चीजें इंट्रोड्यूस हुई। ये भी अभी जो फेज जैसे चल रहा है वो लिबरलाइजेशन का ही है, तो ये सारे डेवलपमेंट्स जो है ये लिबरलाइजेशन फेज के ही हैं। तो इसके अंदर क्या किया गया, हमने एक्सपैंड किया, विस्तार किया बैंकिंग सिस्टम का, कंसोलिडेशन या समेकन किया, और इंक्रीमेंट यानी कि वेतन वृद्धि करी।
तो कई चीजों में हमने इंक्रीज किया, हमने अपना एरिया बढ़ाया वर्क का, ये सब चीजें या ये सब स्टेप्स लिए गए ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ लिबरलाइजेशन. Now, along with that, there are certain things which you need to know. जैसे कि अभी हमने कुछ pointers देखे थे at the time of the end of pre-independence. ऐसे ही liberalization के end के time पे there were certain developments that took place. So, what kind of developments were there that took place? We are going to have a look at that before we move any way further. Right. So, let's have a look at the developments first. पहला चीज पेमेंट्स बैंक, जैसे हमने अभी देखा, तो उसमें वो है एक एयरटेल पेमेंट्स बैंक. ये आप लोगों ने सुना भी होगा. एयरटेल पेमेंट्स बैंक वाज द फर्स्ट पेमेंट्स बैंक. अब तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी है, लेकिन सबसे पहला पेमेंट्स बैंक जो ओपन हुआ था वो एयरटेल ने ओपन किया था बाय द नेम एयरटेल पेमेंट्स बैंक. ठीक. सबसे पहला मोबाइल एटीएम किसने शुरू किया? सो मोबाइल एटीएम सबसे पहला आईसीआईसीआई ने शुरू किया था. फर्स्ट मोबाइल एटीएम, यानी ऐसा एटीएम जो फिक्स नहीं है, वो एज इन अ वैन होता है एंड दैट कैन बी टेकन एनीवेयर, वो सबसे पहला आईसीआईसीआई ने शुरू किया था. ठीक. इसके अलावा एसबीआई हैज द मोस्ट ओवरसीज ब्रांच. सबसे पहली ओवरसीज ब्रांच बैंक ऑफ इंडिया की थी, लेकिन अभी मैक्सिमम ओवरसीज ब्रांच जो है यानी इंटरनेशनल ब्रांच है वो एसबीआई की है. एसबीआई हैज द मोस्ट नंबर ऑफ ओवरसीज ब्रांच. ठीक. इसके अलावा 3 आरआरबी मर्ज भी किए गए 2019 में. तो पंजाब ग्रामीण बैंक बनाया, जिसमें पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा एंड सतलुज 3 ग्रामीण बैंक है, इनको मर्ज किया गया था. राइट. और एक मर्जर था 2018 का जिसके अंदर आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट, ये आप लोगों ने हाल ही में न्यूज इवेंट में भी रहा है. सो आई टेल यू अबाउट दैट. सो आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट, ये दोनों बैंक, ये एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन दोनों को मर्ज किया गया था 2018 में. ये न्यूज में था बिकॉज आईडीएफसी फर्स्ट कंपनी ने आईबी नोट करके कुछ शुरू किया है, डिजिटल नोट काइंड ऑफ थिंग. सो दैट हैज बीन स्टार्टेड बाय इट एंड इसकी वजह से ये हाल ही में न्यूज में रहा था. राइट. सो इसके अलावा फर्स्ट बैंक जिसने रोबोट बैंकिंग सिस्टम शुरू किया दैट वाज एचडीएफसी. सो रोबोट फर्स्ट बैंक किसने शुरू किया? दैट वाज एचडीएफसी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे पहला क्रेडिट कार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया. तो फर्स्ट क्रेडिट कार्ड was by Central Bank of India, CBI. Don't take it as other one CBI. It is Central Bank of India, right? And सबसे पहली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आईसीआईसीआई लेके आया. ब्लॉकचेन तो आप सबको पता ही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज सो इम्पोर्टेंट. इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन तेलंगाना. तेलंगाना एज अ होल इंट्रोड्यूस कर रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को. सो पूरा स्टेट ब्लॉकचेन पे जा रहा है. सो ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है. सी इफ यू आर पीपल मस्ट बी अवेयर अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज द सेफेस्ट मेथड टू कीप द डेटा. डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. राइट. तो आईसीआईसीआई पहला बैंक है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेके आया. राइट. सो दिस इज देयर नाउ. इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक, जैसे आप लोग जानते होंगे रीजनल रूरल बैंक में कोई ना कोई एक स्पॉन्सर बैंक भी होता है. तो सबसे पहला रूरल रीजनल बैंक या आरआरबी जो था वो प्रथमा बैंक था. प्रथमा बैंक फर्स्ट आरआरबी था और ये सिंडिकेट बैंक ने स्पॉन्सर किया था. सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रथमा बैंक वाज द फर्स्ट आरआरबी. राइट. ऐसे ही और भी कई डेवलपमेंट्स हैं. you can go through them. You might have notes about it. I have just told you the recent ones which we have. इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होता रहता है धीरे धीरे and you see that in current affairs as well. तो अब बैंकिंग सेक्टर बहुत फ्लरिशिंग है. इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड राइट नाउ. इकोनॉमी को पूरा संभाल के रखा है. एक्टिव रोल है इकोनॉमी के अंदर. सो दैट इज ऑल अबाउट इंडियन बैंकिंग सिस्टम फॉर द टाइम बिंग. एज वी टॉक अबाउट हिस्ट्री और मेजर डेवलपमेंट्स की बात करें तो उसके बेसिस पे वी हैव कवर्ड अ लॉट मोर ऑफ इट. राइट.
तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड मेजर पॉइंटर्स आपके क्लियर भी हुए हो, कुछ पॉइंटर्स आपको नए भी मिले हो. एंड इफ दिस सेशन वाज हेल्पफुल, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, so that it can be, help of any banking sector aspirant. Good luck for your preparation, and I hope that you all people are clear about it. And if you have any doubts, you can post it in the comment section. Comment section में आप अपने doubts and अपने reviews about the video post कर सकते हैं. Show your love by liking the video and subscribing to the channel. Thank you so much for being with us. Have a happy day ahead.